हेलो गाइस, मैं हूं आशीष मौर्य। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की यहाँ पर देखने वाले हैं जो प्रिपेयर करने जरूरी है आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के हिसाब से। तो आज हम इसी वीडियो में यही सारे क्वेश्चंस और यही सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई तो नहीं, आपका क्या है डीओई के द्वारा जो भी आपका एनुअल एग्जामिनेशन होने वाले हैं क्लास 9th के, उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और इन सभी टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करिए ताकि वो भी अपने अच्छे मार्क्स अपने आने वाले एग्जाम में स्कोर कर पाए। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लास 9th का पहला जो कि सेक्शन आपको देखने को मिलता है बायोलॉजी का सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए, जिसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें हम पहला सेक्शन देखते हैं तो वो आपका वेटेज कुल मिला के आता है 30 मार्क्स का। ठीक है, तो इस 30 मार्क्स में अगर आप देखें तो आपके बायोलॉजी में आते कुल कितने चैप्टर है, तो आपके पास कुल मिला के 3 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, देन दूसरा आता है टिश्यू और तीसरा आता है आपके पास इंप्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कुल 3 चैप्टर है जिसमें आपको यहाँ पर सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और इन 3 चैप्टर्स में से मैंने आपको यहाँ पर तीनों के तीनों आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के दे दी हैं। आप सबसे पहले इनको प्रिपेयर करिए अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद कोशिश करिएगा कि आप क्या करिए, पूरी एनसीईआरटी को भी रीड आउट करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर मैंने कौन कौन से टॉपिक बताया वो ध्यान से देखिए और इसमें से भी कौन से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, उसमें भी देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में यानी कि सेल्स में आपको देखने मिल रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करो तो आपके पास कुल कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, 3 है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस है। ठीक है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, इन तीनों पे या तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर का वेरी शॉर्ट टॉप आंसर में, या फिर आपका जो 3 या 4 नंबर का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर आप बोल सकते हो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें न्यूक्लियस रोल एंड इंपॉर्टेंस या फिर सिंपल सा न्यूक्लियस में जो डीएनए है या फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स की बात करो तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और डीएनए वाले न्यूक्लियस वाले पार्ट में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखने को मिलता है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना, सही टॉपिक है। ठीक है, मैंने इसके बाद थर्ड टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर लिखा है सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स तो बहुत सारे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इस बार इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा जो डीओई है वो ध्यान देगी। एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यहाँ पर दिया गया ईआर, लाइसोसोम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप सबसे ज्यादा देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पे, प्लास्टिड पे और लाइसोसोम पे और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया पे देखने को मिलता है। ईआर पे तो अभी मिड टर्म में ही पूछा गया, तो आप सबसे ज्यादा इन 4 ऑर्गेनल्स पे काम करिएगा और फिर इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप पूरी एनसीईआरटी को रीड आउट करने की कोशिश करिएगा क्योंकि वहां से आपके असिस्टेंट बेस्ड रीजन या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन आपसे वहां से बन सकते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें सेल डिवीजन में आपके पास कुल मिला के 2 हैं जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो माइटोसिस पे या तो मियोसिस पे आपको ये शब्द देखने को मिल सकते हैं जो कि यहाँ पर आपका एक्सप्लेन करना है। तो मेरे हिसाब से इसमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है वो आपका क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा है सेल डिवीजन। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी आप ये सारे टॉपिक्स भी देखेंगे। वहीं पर अगर हम दूसरा चैप्टर की बात करें जिसमें आपको दिया गया टिश्यू के बारे में, तो टिश्यू में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है क्या, डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कौन से परमानेंट और कौन से मेरिस्टेमेटिक है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा जा सकता है जिसमें आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देन इसके बाद आपको यहाँ पर एपिकल लेटर पीसीएस, पीसीएस मतलब कौन सा है, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। या फिर बात करो आप सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आते हैं तो वहां पर 5 तरीके के आते हैं, पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो कुल मिला के कितने आते हैं, 5। लेकिन अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखना, सिर्फ इन 5 के ऊपर कोई ना कोई एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इन 5 में से कोई ना कोई एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स के थ्रू मिल सकता है या फिर आपको यहाँ पर कोई ना कोई डेफिनेशन के फॉर्म पे देखने को मिलेगा। देन अगला अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम किसी के ऊपर आपका देखने को मिल जाता है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है। ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ पर ब्लड, बोन, एरियोलर, एडिपोज, इनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 1 पे। ठीक है, तीनों की तीनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। क्या है ये, तीनों की तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में से आपको इनमें से किसी ना किसी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ मसल्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स में आपके 3 आते हैं, स्ट्रेटेड आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कार्डियक मसल आता है और एक आपका बिल्कुल स्ट्रेट के फॉर्म पे आते हैं। तो वो सारे तीनों याद रखने, 3 आपके यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल्स है। टाइप्स ऑफ मसल्स को ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखनी है और उसके साथ साथ डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस
कर लेना। उसके साथ एक और दिया गया यहाँ पर न्यूरॉन, और न्यूरॉन के बाद उसकी फंक्शनिंग और उसका डायग्राम भी ध्यान रखना है। तो डायग्राम अगर बात करें तो बायोलॉजी के सेक्शन में 3 से 4 डायग्राम आपको यहाँ पर ध्यान से देखने। इसमें तो दो डायग्राम है, जिसमें पहला मसल्स के ऊपर 3 डायग्राम है, उसके बाद आपको न्यूरॉन के ऊपर ये चौथा, ये 4 डायग्राम। और यहाँ पर भी अगर आप डायग्राम की बात करो तो यहाँ पर आपको प्लांट टिश्यू के ऊपर देखने को मिलेगा, सॉरी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल का डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करना ज़्यादातर जो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके ऊपर अगर आएगा भी तो आपको यहाँ पर आप फिलिंग करने को आ सकती है, यानी कि आपको डायग्राम गिवन होगा, वहाँ पर से आपसे वहाँ पर फिलिंग करने को बोल सकता है। लेकिन फिर भी इन 5 डायग्राम्स को आप प्रिपेयर करिएगा। कौन से 5? 3 मसल्स है, ठीक है, मसल्स के, 1 न्यूरॉन का, और यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल्स की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद देखिए आपका आता है नेचुरल साइंस से रिलेटेड, जो भी आपको बायोलॉजी के सेक्शन में जोड़ा गया है, फॉर इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो आपने पिछले कई सारी क्लासेस से पूछा जा रहा है, टाइप्स ऑफ क्रॉप, जिसमें आपको पढ़ना है रबी, खरीफ, और थर्ड है आपका जायद क्रॉप। जबकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया जायद के बारे में, तो रबी एंड खरीफ के बारे में इनका पर्टिकुलर जो आपका मंथ है वो मंथ ध्यान से देखना है आपको, किसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप वैरायटी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर्स। इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रॉप ऑफ वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। जो क्रॉप वैरायटी है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में 6 दिए गए हैं, वो 6 के 6 को आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करने की कोशिश करनी है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करो तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न आते हैं? 3 क्रॉपिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला आएगा मिक्स्ड, दूसरा इंटर क्रॉपिंग, और तीसरा आपको क्रॉप रोटेशन देखने को मिलेगा। तो इनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देन इसके बाद आता है एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन, या फिर एग एंड बॉयलर चिक्स में क्या, चिकन से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, एग एंड बॉयलर चिकन में, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका कंपोजिट फिश कल्चर, जो कि इस साल वाले में बार बार आपकी ये जो है मिड टर्म में पूछा गया है। उसके बाद आपके जितने भी यूनिट टेस्ट वगैरह बनते हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलता है फिश कंपोजिट फिश कल्चर। और इसके साथ साथ जो आपका सैंपल पेपर बना उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ एक और टॉपिक आप प्रिपेयर करिएगा, कौन सा है? इंडियन वर्सेस इटालियन बी। इंडियन वर्सेस इटालियन बी के ऊपर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन देखने को मिल सकता है, या फिर क्या देखने को मिल सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बायोलॉजी में आपको इन टॉपिक्स को सही तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके 30 मार्क्स में मैक्सिमम आपके 80 to 90% आपके जो होंगे मार्क्स वो स्कोर कर सकते हैं। इन्हीं में से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनने वाले हैं, जो कि अभी आपका एनुअल एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर सेक्शन बी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले भी मैंने भी आपको एक वीडियो बनाई, क्लास 10th की बनाई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने वहां पर भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की वहां पर मार्जिन रखी थी, अभी पर्टिकुलर डिस्कस करे थे बच्चों के साथ, जिसमें बच्चों ने अगर वो प्रिपेयर करा होगा तो जो आज पेपर हुआ था, ठीक है, उस पेपर में अगर आपने देखा होगा तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे बताए हुए टॉपिक से ही ज्यादातर वहां पर रिपीट हुए हैं। जितने भी सेट्स बने हैं, चाहे सेट 1 हो, सेट 2 या सेट 3, किसी ना किसी कुछ सेट्स में आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो आप भी इसको एक पूरी सीरियसली तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को आप सही तरीके से प्रिपेयर करिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेंगे और आपके अच्छे स्कोर प्राप्त करने की जो आपकी आशा है वो आपके यहाँ पर सफल होगी, ठीक है। चलिए बने रहिए इस आगे की वीडियो में, आप देखिए अंत तक इस वीडियो में। और हम यहाँ पर सेक्शन बी की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में, ठीक है। वीडियो में सेक्शन बी आता है आपका कौन सा? केमिस्ट्री का। सेक्शन बी केमिस्ट्री का आता है, जिसमें आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में इसमें हम जानते हैं कि कुल मिला के जो वेटेज आता है वो कितने का आता है? 25 मार्क्स का वेटेज होता है इसमें, जो कुल मिला के क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यूज 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 4 मार्कर में आपका केस स्टडी या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और फिर उसके बाद एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना है आपका 25 मार्क्स का एक आपका ये वेटेज है, जिसमें आपके कुल मिला के केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। पहला चैप्टर आता है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस, तीसरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4 चैप्टर से रिलेटेड आपका 25 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, जो मेरे हिसाब से ये कुछ है टॉपिक जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके इन 4 चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला चैप्टर जिसमें दिया गया है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पार्टिकल्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल किसमें, डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन पे भी आपसे हो सकते हैं, जिसमें सिंपल सा क्या आता है कि डेली लाइफ में आप क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा खाना बनाने वाला है कि आप खाना किचन में बना रहे हो, उसकी सुगंध आपको बाहर तक सुनने को मिल जाती है, वो किसकी वजह से है, या फिर स्विम कैसे कर पाते हैं हम, ठीक है, लकड़ी कैसे काट पाते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जो क्या है आपके डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस पे आपसे पूछे जा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। देन उसके बाद आपका है जो मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। देन डिफरेंशिएट द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट करना, सॉलिड लिक्विड गैस को आपको डिफरेंशिएट करना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपको इंटर कन्वर्जन करना होता है, जिसमें 6 प्रोसेसेस दिए गए आपको, डिकम्पोजिशन है, फिर उसके बाद क्या है डिपोजिशन है, सब्लिमेशन है, ठीक है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, ऐसे कई बना देते हैं। कुल मिला के आपके 6 है ट्रायंगुलर फॉर्म पे इंटर कन्वर्जन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पढ़ना जा सकता है, फिर पर्टिकुलर पूरा का पूरा फिगर ही दे सकते हैं, ठीक है। फिगर दे देंगे और फिगर में बोलेंगे ABCD है, इसको आप मार्क करिए, आपके पर्टिकुलर सारे के सारे दे दिए, किसी एक जगह छोड़ दिया, और MCQ टाइप क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जैसा बताया उसके फॉर्म पे आ सकता है। इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स इफेक्ट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वो भी किसके ऊपर, डेली लाइफ बेसिस पे, जैसे कि मटका पानी क्यों ठंडा करता है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ठीक है, या फिर फ्लोर पे पानी गिरा हुआ उसको अगर आप बहुत ज्यादा फैला देते तो कैसे वो आपका जल्दी सूख जाता है। तो इन सब के ऊपर आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले चैप्टर बहुत इजी है, जिसमें आपको मेन ये 3 टॉपिक ध्यान रखने हैं। सबसे पहला वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, दूसरा जो सबसे मोस्ट है वो कौन सा है, इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स। इनको आपको यहाँ पर सही तरीके से प्रिपेयर करना, पहला चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद फिर आपको आंसर वहां पर लिखने हैं, ठीक है। देन सेकंड चैप्टर की बात करें तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो प्योर है या नहीं, इसके ऊपर वाला चैप्टर था। तो इसमें डिफरेंशिएट अमंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन से हैं आपके पास, 3 तरीके के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, जिसे हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन, एंड देन उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन आता है, जिसके ऊपर आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली पूरा का पूरा आपका 3 मार्क का क्वेश्चन या 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आप डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, क्या कंडीशंस होती है इनके लिए, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो मास टू मास आता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम आता है, मास टू वॉल्यूम आता है, इनका परसेंटेज निकालना, कंसंट्रेशन निकालना, उसके बेस पे आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपकी बुक में, और उसके बाद एनसीईआरटी में आपको दे रखे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। एंड इस चैप्टर के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है एग्जाम्पल के फॉर्म पे, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला है मिक्सचर एंड एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड, या तो मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस पूछ सकता है, या तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसके ऊपर आप ध्यान रखना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आप बात करेंगे एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट्स में आपको कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं कि मतलब कितने एलिमेंट्स मेटल से हैं, कितने नॉन मेटल से हैं, फिर नॉट मेटल एंड नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर तैयार कर लेनी है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपको देखने मिलेगा, एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, एमसीक्यूज में होगा आपका क्वेश्चन, जिसमें पूछेगा कि ये आपका जो पर्टिकुलर है इसमें से आप मतलब ऑड वन आउट छाटने को बोल देगा, या बोल सकता है कि आपका पर्टिकुलर फिजिकल चेंज है, इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन से में फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज, ऐसे आपके कुछ भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में फिजिकल या केमिकल चेंज के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला 2 चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर हम आगे के 2 चैप्टर्स की बात करें तो उसमें क्या बात करी गई है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले मार्क करिएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो 6 पॉइंट्स इन्होंने दिए है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर आप बात करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर है, तो इसमें आपका रिएक्शंस दे सकता है या फिर न्यूमेरिकल दे सकता है। कैसे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में देखिए तो 2 तरीके आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। डिफिनिट प्रोपोर्शन में सीधे आपको प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो याद रखना, लेकिन जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे आपको कोई रिएक्शन दे देता है और फिर बोलता है इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों करके
करके। फिर बोलता है क्या ये स्टेबल है, क्या ये इक्वेशन या फिर जो आपके पास रिएक्शन है क्या वो स्टेबल है या फिर नहीं है, सही तरीके से वो काम करेगी या नहीं, तब वहां पर किसका यूज करोगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, और वहां पर दोनों तरफ रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में आप बताने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या है, पूरी तरीके से मास बैलेंस है या नहीं है। अगर मास बैलेंस नहीं होगा तो रिएक्शन वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपके रिएक्शंस एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, देन एटॉमिक मास यूनिट छोटा सा है, पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन है, डेफिनेशन के ऊपर है। देन फार्मूला मेकिंग ऑफ सिंपल कंपाउंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे एमसीक्यू बेस में 1-2 पूछ ले या फिर डायरेक्टली आपका 2-3 नंबर का जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें सेक्शन डिवाइड में छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। फार्मूला मेकिंग ऑफ सिंपल कंपाउंड, जैसे आपसे बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाइए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको कंपाउंड बनाने को बोलते हैं, उसका केमिकल नेम लिखने को बोलते हैं। ठीक है, तो वो है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का दे दे, किसी का भी दे सकता है आपका। ठीक है, तो कैसे वो बनेगा उसके लिए आपको सिंपल मेकिंग फार्मूला जो आता है, सिंपल मेकिंग फार्मूला जिसमें आपको वैलेंसी का यूज होना पता होना चाहिए, आयंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप वहां पर सही तरीके बनाओ। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास एक और आप दिया गया आपकी बुक में, कौन सा फार्मूला यूनिट मास था, तो फार्मूला यूनिट मास करने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर मास। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कोई सा भी कंपाउंड दे देगा और वहां पर बोलेगा कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए। लेकिन इसके लिए क्या यूज होना चाहिए, याद वो ऊपर दे रखा है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एटॉमिक मास पता होगा तो आप इजीली क्या कर पाओगे, ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपको इतने ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क्स कर रखे हैं। अगला है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में आता चैप्टर में ये स्ट्रक्चर्स यानी कि मॉडल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मॉडल्स है उसको आप ब्रीफली एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर उसके बाद इन पे कुछ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कौन सा है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, रदरफोर्ड या फिर बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पे पूरा का पूरा आपको मॉडल एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है, या फिर इनके ऊपर छोटे छोटे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बोर में सॉरी रदरफोर्ड में पूछ रहा था कि उसने गोल्ड शीट का ही क्यों यूज करा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, छोटे मोटे क्वेश्चन पूरा का पूरा मॉडल एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है। इससे पहले ये एमसीक्यू जो मैंने लिखा है, एमसीक्यूज में कुछ क्या पूछा जा सकता है, डिस्कवरीज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कौन सा ज्यादा यूज, किसने सबसे पहले इसको डिस्कवरी किया था, वो आपको ध्यान रखना। और किन एक्टिविटीज या फिर किन आपकी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स के थ्रू इनको यहाँ पर क्या करा गया था, डिस्कवरी किया गया था, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जो आपका ई गोल्डस्टीन ने करा था। ठीक है, कब, कौन सा आपका है, कैनाले वाली कैनाले एक्टिविटी के थ्रू। ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है, ऐसे आपको न्यूट्रॉन का ध्यान रखना है। ठीक है, एक्टिविटीज भी, उनका नेम भी, ठीक है, उन साइंटिस्ट का नेम, और यहाँ तक का कर पाओ तो उसका ईयर भी याद कर लीजिएगा, क्या पता वहां से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं एडिशन रीजन में, यानी सब कुछ दे दे, फिर आपको पता चले कि ईयर की वजह से वहां पर गलत हो जाए। तो मतलब पूरा का पूरा जो डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल है उसके ऊपर आपको पूरा तैयार कर लेना। रदरफोर्ड बता ही दिया है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना। देन उसके बाद है आइसोटोप या आइसोबार में डायरेक्टली आपसे डिफरेंस पूछा सकता है, भैया आइसोबार वर्सेस आइसोटोप्स है, इनमें डायरेक्टली या तो डिफरेंस पूछ ले तो आप क्या करो, डिफरेंस बताओ, फिर उसके बाद एग्जांपल देने की कोशिश करो, या फिर आपको पूरा पर एक एग्जांपल देके बोल देगा और बोलेगा इसका आप नाम बताइए, या फिर ये आइसोबार है या फिर आइसोटोप है, वो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। यानी एग्जांपल देके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूरा का पूरा आपको डिफरेंस करने को भी बोला जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को ध्यान से रखिएगा। और फिर उसके बाद एक लास्ट जो कि ये भी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, कौन सा है, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन की क्या गलतियां थी वो ध्यान रखना। और रदरफोर्ड ने भी आखिरकार कौन कौन सी ऐसी गलतियां करी, या फिर कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशंस थी इनकी जो इन्होंने करी, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर या फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस में। आप इन सभी टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से अगर कवर कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री की कवर हो जाएगी, और आप इजीली यहाँ पर नंबर को उठा सकेंगे अपने एग्जाम में। और इन्हीं टॉपिक से संबंधित आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसमें इन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इसे ध्यान से प्रिपेयर करिएगा, और आगे के सेक्शंस के लिए आप तैयार रहिए। कौन सा है, सेक्शन सी, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से जरूर इसको यहाँ पर लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्लासमेट्स को दीजिए, और अपने आपके आसपास जो भी आपके 9th के दोस्त हैं या फिर 9th के जो भी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं सेक्शन सी फिजिक्स की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर साइंस का सेक्शन नंबर 3 या फिर सेक्शन सी, जिसमें हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स का भी वेटेज जैसा कि आप लोग जानते हैं कितना होता है, 25 मार्क्स होता है। 25 मार्क्स का आपका फिजिक्स का आता है। सेम उसमें भी वैसे होंगे, कुछ एमसीक्यूज 3 या 4 एमसीक्यूज हैं। फिर उसके बाद आपके आते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आते हैं आपके 4 मार्क का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आता है 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है,
है। तो इस अगर फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आपके पास कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स है। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर सबसे पहले तैयार करने हैं और इनको सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है जब आप फिजिक्स के चैप्टर्स को यहाँ पर रिवाइज करो। तो लेकिन इससे भी पहले आपको ध्यान रखना, अगर आपको अच्छे मार्क्स फिजिक्स के टर्म में या फिजिक्स के सेक्शन में अगर आपको उठाने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि कम से कम आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे। 7 से 8, जो कि आप देख पा रहे हैं 25 मार्क्स में 7 से 8 मार्क्स बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करेंगे कहां तक? तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जांपल है, जितने भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, पहले आप उन न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करिएगा इन 5 चैप्टर से। ठीक है, जिसमें से आपके सभी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, छोटे छोटे आपको एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो पहले आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ कैसे जो क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड वो आएंगे। और फिर भी इसके बाद अगर आपके पास 2-4 घंटा या फिर कुछ समय बचता है तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ एक्सटीरियर क्वेश्चंस भी देख लेना, जैसे कि आप किसी दूसरी बुक से कर लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए वहां पर गूगल से या फिर आपका एआई का यूज करके आप वहां पर कुछ क्वेश्चंस को मान सकते हैं और उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टॉपिक्स की, मेन टॉपिक्स या मेन क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर अगर हम देखें फिजिक्स में आता है वो आता है मोशन। ठीक है, तो मोशन पे देखें तो मैंने आपको यहाँ पर कुल मिला के 5 टॉपिक लिखे, जिसमें से भी आपको क्या होंगे ज्यादा ज्यादा इसमें से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, जिसमें से भी आपको कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा या तो फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू बेस में कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि भैया कोई भी एक आपका पर्सन है जिसको क्या कराएगा, रेस के अकॉर्डिंग वहां पर भगाएगा, सर्कुलर पाथ पे वो चल रहा है और सर्कुलर पाथ पे अगर वो चलता है तो उसके अकॉर्डिंग वो 2 या 3 चक्कर लगाते तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा वो आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी एक पॉइंट ओ से चलता है और लगातार वो 3 चक्कर लगाता है, लेकिन 3 की जगह आप 3.5 चक्कर लगा ले। ठीक है, 3.5 अगर राउंड्स लगा लेता है तो फिर कितना उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस आप सीधे निकाल सकते हो, कैसे? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस तो आप इजीली निकालोगे। इन डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा आंसर आपको क्या है, वो 3.5 यानी 3 तो कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाएगा, 3 या फिर 3 पूरा का पूरा आपको चक्कर लगाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हाफ वाला जो है उसका मतलब क्या है, एक पॉइंट से सेम अपोजिट वाले आपको सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे देखने को मिलेगा, यानी कि वो क्या होगा आपका डायमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाती है। तो ऐसा आपका एमसीक्यू बेस्ड में हो सकता है या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो है आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका एनुअल एग्जाम आने वाला उसमें आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड में भी या फिर वेरी शॉर्ट टाइप। इसके बाद आगे बढ़ो तो आपके पास स्पीड और वेलोसिटी में, जिसमें आपको ग्राफ को भी ध्यान रखना। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें आपके एग्जांपल्स पूछ जाते हैं, एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसके भी कुछ ग्राफ्स को आप देख लीजिएगा जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस दी गई है और इन 3 इक्वेशंस का पूरी की पूरी फिजिक्स में आपका यूज होगा। ठीक है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरे के पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं पे आपके ये क्वेश्चंस यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्वेशंस यूज होंगी। तो इन इक्वेशंस का यूज आप कब सीख पाओगे, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल या फिर आपका क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन आ सकती है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है ये बताओ, या तो फिर पूरा उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जो कि फॉर्मूला आपको वेलोसिटी फाइंड करने का निकालता है 2πr/t करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप निकाल के आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोशन वाले में मेजर ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो अगला चैप्टर आता है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो कौन सा है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन पे आ सकता है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में आपकी बुक में 3 दे रखी है, तीनों में डेली लाइफ क्वेश्चन हो सकता है। यानी कोई भी पर्सन वहां पर स्विमिंग कर रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है या फिर कोई बस पे खड़ा है या फिर पर्टिकुलर वो कहीं पे कुछ काट पीट रहा है। ठीक है, काटने पीटने की चीज भी आते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेराइव सेकंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है, डेराइव सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि फॉर्मूला है F = ma। तो इस पूरे के पूरे अगर आप इस पूरे बोर्ड पे देखेंगे तो कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पर तीन डेरिवेशन दे रखी है। तो 3 डेरिवेशन में से कोई कम से कम 2 या 1 तो आपसे आपको पूछी जा सकती है। कौन कौन सी डेरिवेशन, उसमें सबसे पहले डेरिवेशन आपको ये ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली टर्म में या तो सॉल्व करिए या तो फिर डेरिवेशन दीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है, या फिर डेराइव एक्सप्रेशन करके बोल सकता है किसके लिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी स्टेटमेंट भी और उसके साथ साथ उसके क्या दे सकता है यहाँ पर मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी, ठीक है। देन न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर तैयार कर लेना, वही चीज यहाँ पर लिखे गया है। अगले चैप्टर में चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन में भी सबसे पहले आपको क्या देखनी, डेरिवेशन ही देखनी, किसकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर उसका स्टेटमेंट और उसके बाद उसकी डेरिवेशन, जो कि फॉर्मूला क्या आता है इसका, F is equals to GMM, F is equals to GM स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला आता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है। फिर अगला आता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मास एंड वेट है, मास वर्सेस वेट, ठीक है। देन प्रेशर रिलेटेड टू द प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस डेली लाइफ बेसिस पे, यानी प्रेशर से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कैमल वाला है, या फिर बात करते हैं पर्टिकुलर कोई और क्या होता है, प्रेशर की वजह से आप वहां पर नाइफ से कोई चीज काटते हो, किससे ब्लंट वाले से कटेगा, शार्प वाले से कटेगा, या फिर बैक का जो स्ट्रैप के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई कुली है, ठीक है, कोई पुलर है जो क्या करता है वहां पर लोड उठा के रख रहा है। तो ऐसे प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में आ सकता है। स्टेट एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज, ये और ज्यादा यहाँ पर स्टार मार्क कर देना, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर या तो क्या पूछ सकता है, एप्लीकेशन, या तो उसके ऊपर क्या पूछेगा, स्टेट, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं क्या, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है। तो इस चैप्टर में भी देखेंगे तो आपके पास कितने हैं, कुल मिला के 2 आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ और दूसरा क्या रखना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस चीज को तैयार करना है। देन वर्क एंड एनर्जी में आते हैं हम, तो वर्क एंड एनर्जी में भी आपको सबसे पहले मैंने डेरिवेशन दी, कुल मिला के 3 डेरिवेशन ही है। पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फिर दूसरा आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी, सॉरी कौन सा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन थर्ड है आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, या फिर इसी की जैसा एक और है आपका पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटी है, वो पूछी जाएगी नहीं, बकवास है। उसके अलावा अगर पूछा भी जाता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। देन ये वाला है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, इसके ऊपर या तो स्टेटमेंट या तो आपको क्या देने मिलेगी, डेराइव एनर्जी, डेराइव काइनेटिक एनर्जी के जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसके फॉर्मूले का भी आपको क्या करना है, धीरे धीरे तैयार कर लेना है इसकी एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि सिंपल से क्या बताता है, वर्क जो होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसको माइनस करने के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट एनर्जी, ठीक है। फिर पावर के ऊपर केस बेस्ड या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां पर यूनिट मांग लेगा, या फिर टोटल बिल मांग लेगा, टोटल कॉस्ट मांग लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो यूनिट बेस्ड होता है, यानी कि 1 यूनिट वाला आपको ध्यान रखना है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके पास, जो कि एनसीईआरटी में छोटी सी पार्ट में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं। न्यूमेरिकल पोटेंशियल के ऊपर हो सकता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर अगर हम बात करें यहाँ पर साउंड वाले में, साउंड वाले में देखिए तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ठीक है, पढ़ लेना इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है एमसीक्यूज तैयार हो सकते हैं। लाउडनेस एंड पिचिंग के ऊपर एमसीक्यूज पक्का बनेगा, ध्यान रखना। लाउडनेस या फिर पिचिंग पे आपको हमेशा एक ना एक आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाता है, जो कि क्या है, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, पिचिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर क्या होगा अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा दें तो साउंड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो किसके ऊपर हो जाएगा, लाउडनेस के ऊपर, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सिंपल सी है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। ऐसी पिचिंग का भी होता है, पिचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। तो इसके ऊपर ही डायरेक्टली क्वेश्चन है, मैंने अभी बोला यहाँ पर कोई भी साउंड के अगर एम्पलीट्यूड को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो उसके लाउडनेस के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। यानी लाउड हो गया, फिर स्लो हो गया, सॉफ्ट होगी साउंड, वो पता चलेगा। पिचिंग वहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, पिचिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। पिचिंग को एक और वर्ड के नाम से जाना जाता है जिसमें श्रिलनेस बोलते हैं, श्रिलनेस, ठीक है। फिर उसके बाद साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि साउंड कैसे ट्रेवल करते हैं, कोई आपको टेबल दे रखी है 11.1 में आपको दे रखा है, लेकिन उसको याद करने से अच्छा सीधे आप ये क्या रखें कि सबसे ज्यादा किसमें ट्रेवल करता है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे भी कम किसमें करता है, गैसेस में करता है। तो सिर्फ आपको ये 3 वर्ड याद रखना है, यानी कि जो भी एग्जांपल थे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यानी कि 3 से 4 आपको यहाँ पर मटेरियल दे देगा,
ठीक है। 3 से 4 मटेरियल में आपसे बोलेगा किसमें सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करेगी, ठीक है, किसमें ट्रेवल कर सकती है सबसे ज्यादा। तो उसमें बस ये आइडेंटिफाई करना है सॉलिड कौन सा है। लेकिन अब क्वेश्चन फंसा सकता है, क्या पता हो चारों के चारों ही आपको सॉलिड दे दे, तो सॉलिड में भी कौन सा, तो उसके लिए आपको ये टेबल ध्यान रखनी है, ठीक है। सॉलिड में भी कौन सा, वो टेबल आप अकॉर्डिंग देखोगे तो टेबल 11 वो मैं यहाँ पर अभी चार्ट लगा दूंगा, उसमें आप देख पाएंगे और इजिली उन चार्ट के अकॉर्डिंग आप वहां पर ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सॉलिड को छांटना, फिर लिक्विड को, फिर गैसेस को, ठीक है। देन उसके बाद रेंज ऑफ हियरिंग, जिसमें आपको इंटरसोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक आपको वहां पर साउंड देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे हम इंफ्रासाउंड या फिर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो उसके ऊपर रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें राइनोसोरस, वेल्स या फिर एलिफेंट वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया कि कौन कैसी साउंड को प्रोड्यूस करता है या फिर हियरिंग करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो इसमें भी देख लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसके ऊपर भी मार्क कर लेना, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो ईसीजी वगैरह में या फिर पर्टिकुलर कहाँ पर यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुल मिला के 5 चैप्टर है, जिसको आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रिपेयर करना है। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो आई विश, ठीक है, आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके अच्छे से अच्छे जो परसेंटेज है वो आपके क्लास 9th में बनेंगे, ठीक है। और धन्यवाद, आपने जो लास्ट तक आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, ठीक है। और इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको बांटिए, ताकि उनको भी इन सभी टॉपिक्स के बारे में पता चल सके और वो लोग भी इनकी सही तरीके से तैयारी कर सके, ठीक है। और बाकी अगर आप इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से प्रिपेयर करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और बाकी जो भी मैंने टिप्स हैं यहाँ पर टिप्स बताए हैं आपको, उन सब चीजों को फॉलो करेंगे, तो आई होप, ठीक है, कि आप लोगों के एक अच्छे मार्क्स आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप अच्छी तरीके से यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आगे की वीडियोस को भी हमारे यहाँ पर देखते रहिए, यूट्यूब चैनल पे आप लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए और आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो भी आपसे रिलेटेड है 9th क्लास 9th 10th और या फिर से भी नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर हमेशा लगातार वीडियोज बनाता रहूंगा, ठीक है। आप लगातार बस वीडियोज को देखते रहिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए और अच्छी तरीके से आप यहाँ पे स्कोर करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।